करें स्टार्ट दोस्तों। यस सर। चलो, हमारे पास 11:15 तक का मार्जिन है ना। अगली क्लास स्टूडेंट की 11:15 तक है। चलें जी, दुरूशी पढ़ लेते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। IS 38 इनटेंजिबल एसेट्स। हमने रिकॉर्डिंग हो रही है ना। हाँ ठीक है। हमने IS 16 में पढ़ा हुआ है टेंजिबल एसेट्स, जिसमें बिल्डिंग्स, लैंड्स, प्रॉपर्टी, व्हीकल, इस तरह की चीजें जो फिजिकल एग्जिस्टेंस रखती हैं, जिसको हम टच कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं। इनटेंजिबल एसेट जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती वो IS 38 में कवर होती है। अगर इसको देखें, ये भी एक रिसोर्स है। एसेट को अगर देखें, एक रिसोर्स होता है जो कंपनी के पास है। अब जाहिर है उसने उसको खरीदा होगा, जो कि उसका पास्ट इवेंट बना होगा, उससे उसको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आने हैं। अब जब हम आते हैं इंटेंजिबल एसेट पे, कमर्शियली वायबल मतलब ऐसी प्रोडक्ट, लेट्स से कि आप एक सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। कमर्शियली वायबल क्या होगा कि या मैं उसे इस्तेमाल कर सकता हूँ या सेल कर सकता हूँ, तब भी वो इस डेफिनेशन में आएगा। अगर वो इन दोनों क्राइटेरिया पे पूरा नहीं उतरता, फिर तो वो इंटेंजिबल एसेट है ही नहीं। फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है लेकिन आइडेंटिफाइबल है, और नॉन मॉनिटरी है। नॉन मॉनिटरी क्या होता है? मॉनिटरी सिंपल अगर एग्जांपल दूं, रिसीवेबल पेबल जो फौरन कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो हमारे जो एसेट्स होते हैं, ये प्रॉपर्टी, लैंड, इक्विपमेंट, व्हीकल, इंटेंजिबल एसेट, ये नॉन मॉनिटरी होता है, क्योंकि अगर इसको पहले बेचते हैं तो वो पहले रिसीवेबल पेबल बनाएगा, फिर कैश में जाएगा। इसका मतलब ये नॉन मॉनिटरी एसेट है जिसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है। इसकी एग्जांपल लेते हैं। बहुत सारी खवातीन जाती हैं खादी के आउटलेट पे, उन्होंने जी 10 सूट सिलेक्ट कर लिए, फिर वो आ जाएंगी काउंटर के ऊपर। काउंटर के ऊपर उस बंदे ने जो काउंटर पे खड़ा है वो स्कैन करेगा और वो सिस्टम में चीजें ऐड करता जा रहा है। एंड पे वो कहेगा इतना बिल बन गया। तो बेसिकली जहां पे उसने स्कैन किया, जहां पे वो आइटम की रिकॉर्डिंग थी, जहां पे उसकी प्राइस थी, वो एक सॉफ्टवेयर है। अब हम उसे देख नहीं सकते, हम उसे छू नहीं सकते, हम उसे फील नहीं कर सकते, उसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन हमें ये पता है कि वो है। एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें वो चीज़ें स्कैन की जा रही हैं, जहाँ पे उन चीज़ों का रेट है, जहाँ पे उसकी कैलकुलेशन हो रही है, इन स्टॉक अवेलेबल है, और हमें वहां से बिल बना के बताया जा रहा है। फिर जब आप पैसे देते हैं, पैसे भी उसी सिस्टम में पंच किए जाते हैं। इसको हम कहते हैं इनटेंजिबल एसेट्स। मोनिटरी, नॉन मोनिटरी का मैंने बता दिया जी। डेफिनेशन, इनटेंजिबल एसेट सर क्लियर है। ओके। और बाकी लोग? सर क्लियर है। सर आपने एग्जांपल ही इतनी अच्छी दी है। हाँ 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 हाँ, इसीलिए मैं खवातीन वाली एग्जांपल देता हूँ ताकि उनको याद आ जाए कि हम ये काम करते रहें। 3 इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ये हमने देख लिया कि उसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है और वो आइडेंटिफाइबल भी है। अब ये एंटिटी के कंट्रोल में है। मतलब अब खाड़ी ने जो सॉफ्टवेयर बनाया है, ऐसा तो नहीं है कि सफायर आके वो सॉफ्टवेयर उठा के ले जाए, चलो यार ये भी इस्तेमाल करें, आप भी कर लेते हैं। नहीं, इट इज कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी। फिर ये उसकी एक्सप्लेनेशंस हैं। एंटिटी के कंट्रोल में होना चाहिए। अब जब एंटिटी के कंट्रोल में होगा तो उसी के उसके बेनिफिट्स उसी को मिलेंगे।
दूसरा इससे बेनिफिट नहीं ले सकता, आपके इसके ऊपर लीगल राइट्स हैं। आपने इंटरनली सॉफ्टवेयर को बनाया, यानी कि अगर खाड़ी ने एक सॉफ्टवेयर बनवाया है अपने लिए तो वो उसी का है, उसी के लीगल राइट्स हैं, उसी के बेनिफिट्स मिल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सफायर आ जाए, आपके पास बोनेंजा आ जाए, इस तरह के जितने भी हैं जे डॉट, ये सारे आ जाएं और कहेंगे हमें सॉफ्टवेयर दे दो, तो नहीं, ये मेरा है। फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, क्योंकि ये टेंजिबल नहीं है, ये इनटेंजिबल है। अब आइडेंटिफाइबल का क्या मतलब? सेपरेबल है और लीगल राइट्स हैं। होता क्या है, जब मैं सॉफ्टवेयर डेवलप करवाता हूँ तो मैं उसके राइट्स लीगल करवा लेता हूँ, यानी कि मेरे नाम पे आ जाते हैं। जैसे आप प्रॉपर्टी अपने नाम पे करवाते हैं, इसी तरीके से सॉफ्टवेयर वगैरह भी आप अपने नाम पे करवा लेते हैं। इसको कहते हैं राइट्स अपने नाम पे करवाना। जी, यहाँ पे कोई सवाल? सर क्लियर है। ओके, अच्छा, ये ओवरऑल सॉफ्टवेयर आसान है, इसमें सॉफ्टवेयर कह रहा हूँ, ओवरऑल टॉपिक आसान है। इसके डिस्कशन जो है ना, इसके अंदर इंफॉर्मेशन ज्यादा है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी थोड़ा सा है, बस ये है कि आइडेंटिफाई करना है चीजों को। रिकग्निशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट, आप लोगों को याद होगा 16 यही था, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स कंपनी को मिले और उसकी कॉस्ट मेजर कर सकते हैं। एग्जैक्टली ये 100% सेम है जैसे 16 में था, यानी कि एक ऐसा एसेट है जिससे मुझे बेनिफिट्स मिलने हैं, यानी कि उसने मुझे कमा के देना है और उसकी कॉस्ट भी मुझे पता है। उसकी एग्जांपल इस तरीके से है कि अगर मैं एक सॉफ्टवेयर, कुछ सॉफ्टवेयर के नाम लेते हैं, आप लोगों ने सुना होगा माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स, एसएपी, ओरेकल, आपने छोटे छोटे सॉफ्टवेयर सुने होंगे, क्विक बुक्स, पीच ट्री, इस तरह के ये जो सॉफ्टवेयर हैं वर्ल्ड वाइड, ये टॉप के 3 सॉफ्टवेयर हैं जो चलते हैं। या तो आप इसे परचेज कर लेंगे, यूज करने हैं, लाइसेंस परचेज कर लिए, या आप इस तरह का बनवा लेंगे। आप परचेज करते हैं तो लेट से उसकी 100 मिलियन कॉस्ट है, बनवाते हैं तो आपको 80 मिलियन कॉस्ट पड़ी। दोनों केसेस में आपके पास कॉस्ट अवेलेबल, और जब मैंने ये परचेज कर लिया तो जाहिर सी बात है इसने मुझे कमा के देना है। दूसरी एग्जांपल देता हूं आपको, खाड़ी अब ब्रांड चेंज करते हैं, सफायर पे आ जाते हैं। आप सफायर की वेबसाइट पे जाते हैं, अब वेबसाइट के ऊपर आपको बहुत सारे ऑप्शन नजर आ रहे होते हैं जी। सिर्फ कुर्ता सिलेक्ट करें, 2 पीस सिलेक्ट करें, 3 पीस सिलेक्ट करें, शलवार सिलेक्ट करें, ट्राउजर सिलेक्ट करें। बंदों के उसमें आ जाते हैं, उसके जो मेंस वेयर में उसके 3 पीस, 2 पीस, ठीक है, कैजुअल शर्ट्स वगैरह सारी चीजें। आप उसमें से 5 आर्टिकल सिलेक्ट कर लेते हैं। 5 आर्टिकल सिलेक्ट करके उधर ही आप अपनी कार्ड की डिटेल देते हैं, उधर ही आपकी पेमेंट हो जाती है और वो कहते हैं जी आपको डिलीवर हो जाएगा, और आपको डिलीवर हो भी जाता है। तो दिस इज आल्सो कॉल्ड सॉफ्टवेयर। तो वेबसाइट्स भी आप जो इस्तेमाल कर रहे होते हैं ये भी सॉफ्टवेयर है। तो क्या ऐसे हम ऑनलाइन चीजों को मंगवा सकते हैं? यस सर। अच्छा, जो रोजमर्रा जिंदगी में हम यूज करते हैं, उबर करीम आजकल नई जो है ना ट्रेंड में है, इन ड्राइवर, और फूड पांडा, और कौन सी थी, ग्रोसर, ग्रोसर ऐप, ये सॉफ्टवेयर है सारे। क्या ख्याल है, हमने इसको जिंदगी में यूज तो किया हुआ लेकिन हमें पता नहीं कि क्या है, इनकी अकाउंटिंग क्या है। हम सीए बैकग्राउंड के लोगों को इन इस तरह की चीजों का पता होना चाहिए। ये सारे सॉफ्टवेयर हैं। आप कहीं पे खड़े हैं, आप उबर मंगवा लेते हैं। आप कहीं पे खड़े हैं, आप क्रीम इन ड्राइवर मंगवा लेते हैं। आपको भूख लगी, आप फूड पांडा लेके फूड पांडा से खाना मंगवा लेंगे। आपको रात को डांट पड़ रही है अम्मा जी से, अगर आप मैरिड हैं तो बीवी से, आप घर बैठे बैठे ग्रोसरी मंगवा लेंगे। फिर मेडिकल मेडिसिन की बड़ी एप्स हैं। तो ये सारे सॉफ्टवेयर हैं। क्या ख्याल है, कुछ लिंक्स बन रहे हैं दोस्तों? यस सर। कोई गलती से कुछ समझ तो नहीं आ रहा?
हाँ जी, सर आ रहा है समझ। बस आमना को आ रहा है, बाकी लोग नौशिरवान, इजाज, जवेरिया, शुएब, वजाहत, वजीहा, सर आ सरमद। रहा है। चलो जी, दो क्लियर है खवातीन। सर जी। चलो जी, ओके। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। आप लोगों ने ये डिफरेंट नाम सुने कि पेटेंट्स होते हैं, ट्रेडमार्क होता है, कॉपीराइट होता है, लाइसेंस होता है, फ्रेंचाइज, गुडविल, इंटरनेट वेबसाइट। चलें, सबसे कॉमन आप लोगों ने जो सुना हुआ है उसको हाईलाइट कर लेते हैं। वेबसाइट्स का आपने सुना हुआ है, जैसे अभी हमने सफायर की एग्जांपल दी। आपने फ्रेंचाइज का सुना हुआ है, और आपने क्या सुना हुआ है? लाइसेंस का भी सुना हुआ है। ये तीन चीजें आपने सुनी हुई हैं। मतलब ये जो नॉर्मल बंदे को भी पता होता है कि यार वेबसाइट होती है, अच्छा जी ये फलां मैकडोनल्ड की फ्रेंचाइज है, फलां कंपनी की फ्रेंचाइज है, अच्छा जी उसके पास इस काम का लाइसेंस है। इस तरह की चीजें सुनी। अब इसको वन बाई वन देख लेते हैं। पेटेंट्स क्या होते हैं? मोनोपोली। आपने एक चीज बनाई, आपने उसको पेटेंट करवा लिया। पेटेंट बेसिकली ये सारी चीजें अगर मैं बताऊं तो ये लीगल राइट्स हैं। अब इन लीगल राइट्स के अलग अलग नेम हैं अलग अलग तरह की चीज के लिए। तो हुआ क्या, अगर मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया है तो मैंने उसको पेटेंट करवा लिया है। करवाया तो ये है कि लीगल राइट्स अपने नाम करवाएं ताकि ये किसी और के पास कोई और इसको यूज ना कर सके, मिस यूज ना कर सके, हैं ये लीगल राइट्स। अब पेटेंट क्या होता है? मिसाल के तौर पे कोक जैसी एक कंपनी आती है, वो फार्मूला बनाती है कोक की तरह का और उसको पेटेंट करवा लेती है। इसका मतलब है कि इस फार्मूला को यूज करके इसी कंपनी ने ही कोक जैसी बोतल बनाई। ट्रेडमार्क। आप लोगों ने देखा होगा डिफरेंट तरह के सिंबल्स, नेम, जैसे फॉर एग्जांपल CMADC को आप लोग देखते हैं केम के नाम से, नियर बियर को NP के नाम से। बेसिकली दिस इज ट्रेडमार्क। क्या ख्याल है? स्टाइल्स। कॉपीराइट पे आ जाते हैं। कॉपीराइट्स होता है बुक से रिलेटेड। आपने कोई चीज पब्लिश करवाई, उसकी कॉपीराइट है। जैसे आतिफ हाफिज साहब की बुक्स हैं, किसी और टीचर की बुक्स हैं। लाइसेंस। आप कहते हैं जी मैं गैस जमीन से निकालता हूं, मेरी ये कंपनी है, मुझे गवर्नमेंट से इसका लाइसेंस मिल जाता है। अब लाइसेंस्ड कंपनी ही गैस एक्सप्लोर कर सकती है। फ्रेंचाइज। मिसाल के तौर पे दुनिया में एक बहुत बड़ी बर्गर की, इसकी सबसे बड़ी जो एग्जांपल है वो फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स हैं। एक बहुत बड़ी अमेरिका में बर्गर की कंपनी है, वो अपनी फ्रेंचाइज पाकिस्तान में खोले। अब सिर्फ उस बर्गर्स को वो फ्रेंचाइज ही ऑपरेट कर सकती है, सेल कर सकती है। नॉर्मल बंदा वो उस नाम से बर्गर नहीं बेच सकता। गुडविल का हमें पता है कि हम एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, लेट्स से कि 20 साल हो गए हैं मुझे बिजनेस करते हैं, अब उसका एक इमेज बन गया। यानी कि अगर उस कंपनी की वर्थ 20 करोड़ है और उसने 20 साल से जो नाम बनाया है, बेसिकली आपको पता है कि काम होता है नाम के ऊपर। मिसाल के तौर पे हम लाहौरी हैं, हमने लस्सी पीनी है तो हमें पता हो गया 3-4 नाम यहाँ पे चले गए। चने के नाश्ता गोगा हो गया, गुलबाई हो गया, यहाँ पे चले गए। पाए फलां जगह पे चले गए। तो बेसिकली जो बिजनेस होता है वो नाम से चलता है, आपकी इमेज के ऊपर चलता है। इसको टेक्निकली कहते हैं गुडविल। तो 20 करोड़ अगर बिजनेस की बात है तो हो सकता है 10 करोड़ गुडविल की बात। तो ये जो ओवर द पीरियड आपकी आपका इमेज डेवलप होता है, उसकी वर्थ है, जिसको हम कहते हैं गुडविल। और इंटरनेट वेबसाइट, हमने वेबसाइट डेवलप करवाई, हम उस पर अपने चीज़ों की सेल परचेज करते हैं, जिसकी नॉर्मली आप लोग क्या करते हैं, पहनने की शॉपिंग के अलावा आप लोग बहुत ज़्यादा दराज यूज़ करते होंगे, अली बाबा यूज़ करते होंगे, कौन सा था, अली एक्सप्रेस था कि पता नहीं सिर्फ एक्सप्रेस था। इस तरह की वेबसाइट्स आप यूज़ करते होंगे जी। क्या कहीं कुछ समझ तो नहीं आ गया भाइयों? क्लियर सर। चलो।
अब गुडविल के ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन है। मैंने अभी बताया कि ओवर द पीरियड आपका इमेज बन जाता है। अब आप ये नहीं कर सकते कि यार अच्छा मेरे 10 करोड़ की गुडविल हो गई है, मैं इसकी एंट्री कर दूं, ऐसा नहीं। आप खुद से ये नहीं कर सकते। हाँ, आप जब किसी बिजनेस को परचेज करेंगे तब उसकी रिकॉर्डिंग कर सकते। मिसाल के तौर पे मैं कहूँ जी मैं 20 साल काम करते हुए हो गए, इसकी अब वर्थ 10 करोड़, 10 करोड़ है, लेकिन आप उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। लेकिन जिसने खरीदा है वो इसको रिकॉर्ड कर सकता है। ये बात गुडविल के हवाले से याद रखें। ओके, आज इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो मजेदार है जी दोस्तों। यस सर, क्लियर है। गपशप वाला टॉपिक है। सॉफ्टवेयर लाइसेंस। सर सर जो पेटेंट होता है वो फॉर्मूला को कहते हैं। जी बच्चे, वो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होता है बेसिकली। मैन्युफैक्चरिंग, मैंने कहा ना, जितनी चीजें हैं ये सब लीगल राइट्स के लिए हैं कि आप कानून के लिहाज से उस चीज के हकदार हैं, आपने वो काम, आप वो काम कर सकते हैं। तो अब डिफरेंट तरह की, आप जैसे कॉपीराइट है वो बुक्स के लिए, पेटेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए, यस सर। ठीक है। तो डिफरेंट चीजों के लिए डिफरेंट नेम्स हैं। फ्रेंचाइज किसी और चीज के लिए, लाइसेंस किसी और चीज के लिए है। ये क्या आपको लीगली राइट्स मिल रहे हैं कि आप ये काम कर सकते यस सर। हैं। अच्छा जी, सॉफ्टवेयर अभी हमने जो बात की, आप लोगों को सबसे जो इजीएस्ट चीज का पता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको आप विंडोज के नाम से जानते हैं। विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10, विंडो 12, 11, ये भी बेसिकली सॉफ्टवेयर है। इसका भी लाइसेंस मिलता है, बस हम एक 25 रुपए की सीडी या मुफ्त में डाउनलोड करके ले लेते हैं। ये लाइसेंस्ड होते हैं, इसका लाइसेंस लेना पड़ता है। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की हमने बात की, जैसे अभी हमने खाड़ी की एग्जांपल ली, ये अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। यानी कि आप जो अकाउंटिंग पढ़ते हैं, आप जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, आप जो रिपोर्ट्स बनाते हैं, इसके पीछे एंट्रीज होती हैं। अब अगर खाड़ी से जाके मैं परचेज करता हूं तो ये एंट्री होगी ना सेल की। अच्छा, अब जब उन्होंने सैलरीज देनी है वो फिर इसी सॉफ्टवेयर में करेंगे। अच्छा, जब उन्होंने कोई यूटिलिटीज के बिल पे करने हैं वो इसी में करेंगे। स्टॉक किसी से मंगवाया, पेबल बना, वो इसी से करेंगे। इसका मतलब है कि ये जो सॉफ्टवेयर है, आपको सिर्फ एक एंगल नजर आ रहा है कि इसमें सेल रिकॉर्ड है, इसमें तो सब कुछ हो रहा होगा। सैलरीज इसमें, एडमिन के एक्सपेंसेस इसमें, यूटिलिटीज इसमें, आपके जो रोजमर्रा के एक्सपेंसेस हैं वो इसमें, आप स्टॉक खरीद रहे हैं वो इसमें। इसका मतलब है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए जो एंट्रीज, उसके बाद लेजर, जब एंट्रीज हर तरह की पोस्ट हो रही हैं तो उसी सॉफ्टवेयर में लेजर्स भी बन जाते हैं। उसी सॉफ्टवेयर में आके बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, सारी चीजें बन जाती हैं। उसी सॉफ्टवेयर में रिपोर्ट भी बन जाती हैं। इसको कहते हैं अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। ये जब अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर परचेज करते हैं तो आपको एनुअल अपग्रेड के पैसे भी पे करने पड़ते हैं। लेट्स से कि $100 का एक लाइसेंस है, इस पे 10% एनुअल आपने जो है ना पे करना। अब एनुअल कंपल्सरी भी हो सकता है, अपग्रेड भी हो सकता है। आप अपग्रेड ना करवाएं, आप अपग्रेड नहीं करवाते तो जो लेटेस्ट दुनिया में फीचर्स चल रहे हैं वो आपको सॉफ्टवेयर में नहीं मिलेंगे, आप पुराने पे रहेंगे। तो लोग अपग्रेड भी करवाते हैं, और इस तरीके से एनुअली अरेंजमेंट्स भी होते हैं, लोग उस पर पे करते रहते हैं। क्या अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की समझ आ गई? यस सर। सर अगर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आ गए और ये अपग्रेड होते गए तो हम अकाउंटेंट्स जो बनेंगे वो बेचारे किधर जाएंगे फिर? हम्म, अगर लोग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के पीछे ही लग गए तो उनकी डिमांड ना कम हो जाएगी अकाउंटेंट्स की, तो उतनी ही रहेगी। चलें जी, मैं इसको आज एक्सप्लेन कर देता हूं। जब आप फर्म में जाते हैं, आपको एक ऑडिट डिपार्टमेंट मिलेगा, आपको एक टैक्स डिपार्टमेंट मिलेगा, आपको एडवाइजरी डिपार्टमेंट मिलेगा। अब एडवाइजरी में दो तीन चीजें होती है। एक कॉर्पोरेट, कॉर्पोरेट में यानी कि ये लीगल काम करवाने के लिए कंपनी रजिस्टर करवा दो, पार्टनरशिप रजिस्टर करवा दो। इसके अलावा एक असिस्टेंस होती है, यानी कि जिसको आप आउटसोर्स करना कहते हैं, कि फलां कंपनी का पेरोल बनाना है, चलो जी मैं टीम भेज देता हूँ, बना देता हूँ। फलां कंपनी का ये काम करना है, एंट्रीज करनी है। इसके अलावा एक और डिपार्टमेंट होता है ईआरपी। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर दुनिया में अवेलेबल होने के बाद जो अकाउंटेंट्स हैं, अब ये अकाउंटेंट्स कौन से होंगे जिन्होंने ऑडिट डिपार्टमेंट में काम किया होगा। जब वो किसी कंपनी में जाएंगे उनको मिलेगा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जिस पे उन्होंने काम नहीं किया होगा। तो
प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, जो अकाउंटेंट सारे काम करते थे जिससे उनकी वर्थ थी, वो सॉफ्टवेयर कर रहा है, इसका मतलब कि उनकी वर्थ कम हो गई, बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब मजे में कौन है? ये वाला बंदा, ईआरपी डिपार्टमेंट। चले मजे की बात, मेरे आर्टिकल ट्रेनिंग या मैनेजर, मैं ईआरपी में रहा हूँ तकरीबन 7 साल, मैंने इसी में किया हुआ है। मैं तो जदीद तर्ज के जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं उनकी सफ में खड़ा हूँ। इसका मतलब माशाल्लाह। ये लोग तो सेफ हैं, ये लोग तो सेफ हैं। तो ये लोग जो हैं, जो ऑडिट डिपार्टमेंट में अकाउंटेंट बने, अब उनको ये सॉफ्टवेयर सीखना पड़ेगा। अब आप जो कह रहे हैं ना कि वर्थ कम हो जाएगी, देखें इस सॉफ्टवेयर को भी तो किसी बंदे ने चलाना है, इस सॉफ्टवेयर में से भी तो किसी बंदे ने चीजें निकाल के देनी है, इस सॉफ्टवेयर में भी से तो जो रिपोर्ट्स बनानी है, जो ट्रांजैक्शंस करनी है, जो सेटिंग करनी है, वो किसी बंदे ने करनी है। इसका मतलब अगर किसी के ऑडिट फर्म में, ऑडिट डिपार्टमेंट में आर्टिकल हैं और वो एक्स्ट्रा ईआरपी भी सीख लेता है, तो सर्वाइवल जबरदस्त हो गई। अगर सिर्फ ऑडिट आता है, अगर आप लोग आजकल एड्स देखें तो आप लोगों को नजर आएगा लेकिन सर ईआरपी डिपार्टमेंट जो है वो तो बहुत कम फर्म्स हैं, मतलब बिग फर्म्स ही हैं जो इसको फॉलो कर रही हैं। एएफएफ है, केपीएमजी है और क्रू हुसैन चौधरी है, उसके अलावा तो देखिए है ऑडिट ही। आर्टिकल, तो ऑडिट अगर जब सुने सुने, लेट मी फिनिश। जब आप ऑडिट में आर्टिकल करते हैं, जब आप डिफरेंट कंपनीज पे जाके ऑडिट करते हैं, तो वहां पे हल्का फुल्का सॉफ्टवेयर के साथ इंटरेक्शन होती रहती है। तो कुछ लोग ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, कुछ लोग कहते हैं यार हमें बस ठीक है, रिपोर्ट्स निकालो और काम करते हैं। तो हल्का फुल्का आइडिया होता है, और एक बंदे ने 3.5 साल 4 साल ऑडिट डिपार्टमेंट में काम किया होता है, तो उसका अच्छा खासा कैलिबर होता है, वो कर सकता है। जब आप इस तरह की कंपनी में जाके बैठते हैं, साल एक के अंदर आप जो चाहिए होता है वो कर लेते हैं। लेकिन मेरा मशवरा ये है कि जब आपके आर्टिकल खत्म हो रहे हो या आर्टिकल चल रहे हो, आप कोई ना कोई ईआरपी कर लें, जिसमें मैं आपको रिकमेंड करूंगा पहले नंबर पे एसएपी, दूसरे नंबर पे एमएस डायनामिक्स। आपको छोटे लेवल की बहुत ज्यादा कंपनी, लेट से 100 कंपनीज हैं, उसमें 80 कंपनी छोटी हैं, वहां पे एसएपी लगा होगा। जो बहुत बड़े सेटअप हैं जैसे मेट्रो हो गया, जैसे आपको हाइपर स्टार हो गया, वहां पे आपको डायनामिक्स नजर आएगा। बहुत बड़े सेटअप जो हैं वहाँ पे डायनामिक्स नजर आएगा, छोटे सेटअप में एसएपी नजर आएगा। तो इन दो की सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग, अब मैं यहाँ पे अपने आप को अगर बेचूं तो अच्छी बात नहीं है, लेकिन मैं भी ट्रेनिंग करवाता हूँ, लेकिन मैं महंगा बंदा हूँ। अच्छा खैर, तो ये ऑडिट डिपार्टमेंट के साथ आना चाहिए। और मजे की बात, आपके जो सर उसामा हैं, उन्होंने भी अपनी ट्रेनिंग ईआरपी में कंप्लीट की हुई है ना। मजे की बात, चले जी, ये अब क्लियर हो गया सबको? किसी को कंफ्यूजन आज तक अगर रही है तो वो मैंने बता दी। यस सर, क्लियर है। मजेदार हो थैंक यू गया सर। काम। यस सर, थैंक यू। ये जो हम लोग आर्टिकल के लिए ट्रेनिंग करवाते हैं, गाइड करते हैं, उसमें भी इस तरह की चीजें मैं बताता हूँ। अच्छा, कस्टमर लिस्ट, मिसाल के तौर पे मैं एक नहीं, मैं एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री हूँ और मैं यूरोप में एक्सपोर्ट्स करता हूँ। तो जो कस्टमर्स हैं मेरे यूरोप के, उसकी जो लिस्ट है, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये एक बहुत बड़ी चीज है। क्या ये एसेट होना चाहिए? प्रॉब्लम ये है अगर कोई मुझसे ये लिस्ट चुरा लेता है, कोई बंदा हायर करवा दें उस कंपनी में, 6 महीने के बाद उसको हटा लें और वो लिस्ट ले आए, या आप किसी ना किसी तरीके से आप कस्टमर की लिस्ट लें, तो ये है तो बड़ी अहम चीज। बट प्रॉब्लम ये है अगर आपके पास वो लिस्ट आ जाती है, क्या वो, हमने क्या डेफिनेशन पढ़ी थी कि कंट्रोल्ड बाई एंटिटी और फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, यही था ना रिकग्निशन का क्राइटेरिया। फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिले और आप कॉस्ट मेजर करें, कॉस्ट तो मेजरेबल है, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलने के नहीं।
अब कंफर्म नहीं है कि लिस्ट आपके पास आ गई है तो सारे कस्टमर आपसे ही चीजें खरीदें, तो इसीलिए कंफर्म नहीं होता, इसको हम एसेट नहीं कहते। अगर इसके ऊपर आपने कोई पैसे लगाए हैं, इसको खरीदा है, तो ये एसेट नहीं है जी। ठीक है, ठीक है जी। आज लोग बैठे हुए हैं, आज कल तो जो लीव कर गए थे, आज मजेदार है टॉपिक यस जी। सर, समझ आ रही है। ओके, इनिशियल मेजरमेंट, इसको हम जरा फास्ट फॉरवर्ड में बताते हैं। सेपरेटली एक्वायर्ड, अब डिस्कशन के बाद हम चीजों को देखने लगे हैं। ये आप लोगों को याद होगा, अगर मैं खरीदता हूं ऐसा डेबिट बैंक क्रेडिट, अब उसमें जो जो कॉस्ट है जैसे I-16 में थी, उसी तरह की कॉस्ट मेरे पास आ जाएगी। परचेज किया, इंपोर्ट ड्यूटीज, नॉन रिफंडेबल, फलाने 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 फलाने, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, ये वही है। ठीक है जी, कि मैं अगर सेपरेटली एक्वायर कर लेता हूँ तो उसके ऊपर जितनी तरह की कॉस्ट लगी है सबको इकट्ठा करूंगा, ऐसा डेबिट बैंक क्रेडिट। क्या यहाँ पे कोई सवाल है? जल्दी, नो वक्त कम सर, है, क्लियर मुकाबला क्लियर। सबसे। इंटरनली जनरेटेड, अभी हमने बात की थी खाड़ी की कि उसने सॉफ्टवेयर बनवाया, तो हम सॉफ्टवेयर बना भी सकते हैं खुद से। कैसे बनाएंगे? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की 5 लोगों की टीम हायर करता हूँ और मैं अपनी रिक्वायरमेंट देता हूँ और कहता हूँ कि ये बनाओ। अब पहला फेज होता है रिसर्च, पहला फेज होता है रिसर्च। अब लेट्स से कि वो 10 आइडिया के ऊपर काम करते हैं, ठीक है। अब इसमें से पता नहीं है मेच्योर कौन सा होगा। रिसर्च तो मैं कर रहा हूँ। अगर आप लोगों ने हॉलीवुड की मूवीज देखी हो तो वो रिसर्च कंपनीज होती हैं जिसको फंड किया जा रहा होता है, तो जब उनके जो रिसर्च एक्सपेरिमेंट्स हैं वो नाकाम होते हैं, वो कहते हैं जी आप लोगों को हमने फंड नहीं करना। तो पता नहीं है कि कौन सी प्रोडक्ट मेच्योर होनी है, किसने बड़े होके प्रोडक्ट बनना है और कंपनी को फायदा देना। तो इस फेज के सारे एक्सपेंसेस को हम एक्सपेंस आउट कर देते हैं। क्या ये बात क्लियर है? रिसर्च चल रही है अभी, अच्छा यार ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, उसने ऐसे किया था, इधर उधर से सारी। यस सर। चलो, उसके बाद आती है डेवलपमेंट। आपको 10 में से लगा कि यार ये एक बड़ी होके ना, ये एक फलाने वाला सॉफ्टवेयर बन जाएगा, टेस्ट वगैरह कामयाब हो गए। अब ये इसकी जो क्राइटेरिया है वो है पाई रेट का, इस पे ये पूरे होने चाहिए। क्या आपको इससे बेनिफिट मिलेंगे? आप इसको बेच भी सकते हैं, यूज भी कर सकते हैं, आपको इसको कंप्लीट करने की कैपेसिटी भी है, आपके पास लोग भी पूरे हैं, फलाना 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 फलाना। जब किसी रिसर्च के बाद उसमें से कोई चीज़ मिल जाए जिसको आप कैरी कर सकते हैं, जिसपे ये क्राइटेरिया पूरा हो, अब आप कह सकते हैं कि ये मेरा सॉफ्टवेयर बन जाएगा। अच्छा, इसको हम क्या करते हैं? कैपिटलाइज करते हैं। अब इसमें डिफरेंट तरह की एंट्रीज हैं। अगर आप देखें, इन प्रोसेस रिसर्च, नहीं, रिसर्च की हमने एंट्री कर ली, रिसर्च एक्सपेंस डेबिट, कैश या बैंक क्रेडिट। अब डेवलपमेंट में अगर हमने एक प्रोडक्ट जो सिलेक्ट कर ली थी जिसने सॉफ्टवेयर बनना था, अगर उसके ऊपर एक्सपेंस होता है, वो क्राइटेरिया मीट नहीं करता तो वो भी एक्सपेंस है। अगर क्राइटेरिया मीट करता है तो एसेट है। जब ये स्टेज डेवलपमेंट की पूरी हो जाती है, हम कहते हैं कि अब ये जो खाड़ी वाले ओनर हैं ये सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं। उसी दिन मैं सारी डेवलपमेंट को उठा के क्रेडिट करूंगा और इंटेंजिबल एसेट बना दूंगा। तो स्टेज का, स्टेज 1 रिसर्च एक्सपेंस, स्टेज 2 डेवलपमेंट। इसमें दो हैं, अगर क्राइटेरिया ओके है तो ऐड करना है एसेट की कॉस्ट में, क्राइटेरिया नॉट ओके, एक्सपेंस। जिस दिन मैं श्योर हो जाऊं कि हाँ जी मेरी प्रोडक्ट बन गई है, टेस्टिंग करने के बाद मैं इसको यूज कर सकता हूँ, उस दिन मैं डेवलपमेंट वाला जो एसेट है उसको खत्म कर दूंगा और इसको मैं इंटेंजिबल एसेट बना दूंगा। क्या ख्याल है? ये 3 बातें, ये दिस इज द क्रक्स इंटरनली जनरेटेड के लिए, याद रहेगी? यस सर। यस सर, क्लियर है। रिकग्निशन प्रोहिबिटेड, ये मैंने बताया था, जैसे गुडविल है,
इंटरनली जनरेटेड है, ब्रांड्स हैं, पब्लिशिंग टाइटल्स है, मस्ट एड्स हैं, ये इनकी इंफॉर्मेशन, ये अलग अलग डिटेल लिखी हुई है। ये आपने इसको पढ़ लेना कि इसको आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते इंटेंजिबल एसेट। आप सिंपल ये रखें जो आपने खुद से इंटरनली जनरेट करने की बातें करते हैं। जैसे हमने सबसे बड़ी एग्जांपल देखी कौन सी, गुडविल की। गुडविल की हमने डिटेल में देखी और कस्टमर लिस्ट को भी डिटेल में देखा। इसको मैं एसेट नहीं बना सकता। चलें जी, इसको आपने देख लेना है। इनिशियल मेजरमेंट, गवर्नमेंट ग्रांट्स, आपको ग्रांट्स भी मिल सकती हैं, फिर आप क्या करेंगे, आपको लैंडिंग राइट्स मिल गए, कोई लाइसेंस मिल गया, कोई इंपोर्ट का लाइसेंस मिल गया, यानी कि आपको जो चीज़ें चाहिए वो आपको मिल जाती है। फिर आप क्या करेंगे, अकाउंटिंग एंट्री पे क्या करेंगे, अकाउंटिंग की एंट्री आपकी होगी, नॉमिनल सी वैल्यू है, ऐसे डेबिट बैंक क्रेडिट। अगर फेयर वैल्यू है, यानी कि नॉमिनल वैल्यू लेट से 10,000 का, 2 करोड़ का है जो आपको गवर्नमेंट से मिला, उसको आप फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे इंटेंजिबल एसेट डेबिट। आपको कैश मिला क्रेडिट, और डेफर्ड इनकम क्रेडिट। और डेफर्ड इनकम को हमें पता है रिमेनिंग लाइफ के ऊपर इसको डिवाइड करके थोड़ी 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 इनकम बनाते रहना है। क्या ये क्लियर है गवर्नमेंट ग्रांट्स के वाले से? जी यस सर। ओके। IS-20 भी तो आप लोगों को, सर अगर कस्टमर लिस्ट परचेज भी करें तो भी कैपिटलाइज नहीं किया होगा। जी बच्चे, मैंने यही समझाया था कि वो जो रिकग्निशन का क्राइटेरिया है, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स कंपनी को मिले और कॉस्ट रिलायबल मेजर कर सकें। हमने परचेज किया, कॉस्ट तो हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन ये श्योरिटी नहीं है कि बेनिफिट्स मिलेंगे। और बेनिफिट से क्या मुराद है, ये श्योरिटी नहीं है कि कस्टमर्स अगर आपके पास लिस्ट आ गई तो आपसे ही माल परचेज करेंगे। श्योरिटी दूसरा रिकग्निशन का क्राइटेरिया पूरा नहीं होता, इसलिए हम इसको कैपिटलाइज नहीं करते। सर लेकिन मिल भी तो सकते हैं ना, अगर हम कस्टमर लिस्ट परचेज करते हैं, मतलब बेनिफिट्स मिल भी सकते हैं। ये आप अकाउंटिंग इफ एंड बट्स पे तो नहीं चलती ना बच्चे, क्या ख्याल, आप श्योर हैं या नहीं है बस। अच्छा जी, एक्सचेंज ऑफ एसेट्स, ये भी हो सकता है। एक्सचेंज की कहानी आप लोगों ने सुनी होगी 16 में। आपके पास नया एसेट आया, आपने वो ऐड कर दिया डेबिट, पुराना एसेट निकाल दिया। कैश सेटलमेंट्स, ये आपको कैश मिल सकता है या आपको कैश देना पड़ सकता है, पहले से आपके पास P&L में आ जाएगा। पुराना एसेट निकाल देंगे, नया एसेट ऐड कर देंगे, कैश जो दिया है वो क्रेडिट कर देंगे, अगर लिया है तो डेबिट कर देंगे, और बैलेंस आपके पास आ जाएगा P&L। यानी कि एक एसेट देके दूसरा ले लें। जैसे आप लोग आजकल देख रहे होंगे कि पुराना मैट्रेस ले हैं, नया मैट्रेस ले जाएं, ऐसे ही कुछ है। इस तरह की एडवर्टीजमेंट्स आप देखते रहते हैं, यार पुराना एसेट ले आए, नया एसेट ले जाएं। तो ये एक्सचेंज होता है, आप पुराना एसेट दे के नया एसेट ले लेते हैं। अच्छा जी, ये आप लोगों को याद होगा 100% I-16 वाला है, यही मैंने बताया था कि 16 में जैसे एक्सचेंज होती है, ये एग्जैक्टली वैसे कि नए एसेट ने किस पे रिकॉर्ड होने हैं, ये 3 क्राइटेरिया से। जी यहाँ पे कोई सवाल, इंटेंजिबल में अमोर्टाइजेशन होगी, अभी तो रुको आमना, अभी तो सर मैं वो अभी तो मैं इनिशियली मेजर कर रहा हूँ। अभी तो 5 मेथड्स हैं, सेपरेटली एक्वायर्ड, इंटरनली जनरेटेड, एक्सचेंज हो गया, गवर्नमेंट ग्रांट्स हो गया, ये अभी तो मैं इनिशियली रिकग्नाइज कर रहा हूँ, आगे तो सर मैं वो गया नहीं। भाई ने पूछा था तो मैंने उन्हें आंसर किया। ओके ओके, चलें जी। एक्वायर्ड इन बिजनेस कॉम्बिनेशन, जब आप कंसोलिडेशन की बात करते हैं, कंसोलिडेशन की बात करते हैं, आपने सब्सिडी को खरीद लिया, उस समय आपके पास बहुत सारे एसेट्स आ जाते हैं। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल, और जब सब्सिडी को खरीदते हैं तो आपने गुडविल को भी परचेज किया है। अब इसके अलावा भी उसके पास बहुत सारे एसेट्स हो सकते हैं, इंटेंजिबल एसेट्स उसकी बुक्स में, अगर वो क्राइटेरिया मीट कर रहे हैं तो ओके, वो इंटेंजिबल एसेट्स हैं। क्राइटेरिया मीट नहीं कर रहे तो वो इंटेंजिबल एसेट्स नहीं है। अब
कॉस्ट ऑफ एक्वायर्ड इंटेंजिबल एसेट्स, इन प्रोसेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और इन प्रोसेस के ऊपर सब्सिक्वेंट, यानी कि या तो उसके पास इंटेंजिबल एसेट्स बनाया है, आपने परचेज कर लिया, एसेट है। अगर वो एक ऐसे प्रोजेक्ट के ऊपर था जो डेवलपमेंट फेज में चला गया, आपने उसको रिकॉर्ड करना है, और सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर जब इस डेवलपमेंट के ऊपर होंगे आपने उसको रिकॉर्ड करना है, यानी कि आपने भी उसको कैरी करते रहना है एसेट के तौर पे। तो जब हम ये डिस्कशन कंप्लीट करते हैं तो हमारे पास इनिशियली सारे तरह के एसेट्स आ जाते हैं कि अगर आप उसे सेपरेटली एक्वायर करें, आप उसे इंटरनली जनरेट करें, आप उसे एक्सचेंज के थ्रू ले आए, और चौथा कौन सा था, गवर्नमेंट ग्रांट हो सकती है, पांचवा ये बिजनेस कॉम्बिनेशन में आ जाए। इनिशियली एसेट हम इनमें से किसी भी तरीके से रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब इनिशियली हमारा जब एसेट रिकॉर्ड हो जाता है, अब हमारी बात आती होती है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ये आप लोगों ने पढ़ लेनी है। इनिशियली एक्वायर्ड एंड बिजनेस कॉम्बिनेशन से रिलेटेड। अच्छा, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, अब सब इनिशियली मेजर हो गया, अब ये इंटेंजिबल एसेट है। आपको पता है कि दो मॉडल्स हैं, कॉस्ट मॉडल, रिवैल्यूएशन मॉडल। कॉस्ट मॉडल का मतलब हमेशा ये 16 है। रिवैल्यूएशन मॉडल, यहाँ पे ना रिवैल्यूएशन मॉडल का एक प्रॉब्लम, जब हम बात करते हैं बाइक की, कार की, लैंड की, बिल्डिंग की, तो हमें पता है इसकी मार्केट अवेलेबल है। व्हेन वी कम टू सॉफ्टवेयर, अब खाड़ी ने उसकी समझ मुश्किल हो जाए, तो यहाँ पे रिवैल्यूएशन मॉडल अप्लाई करना टफ हो जाता है काम। रिवैल्यूएशन मॉडल अप्लाई करना टफ हो जाता है। जब आप रिवैल्यूएशन मॉडल अप्लाई नहीं कर सकते, पहली बात है कि आप 16 पे वापस आ जाएंगे, ऐसे ही है। बट अगर आप रिवैल्यूएशन मॉडल अप्लाई कर लेते हैं, आप उसकी वैल्यू अवेलेबल है, तो बाकी सरप्लस के साथ वही करना है जो आप 16 में करते हैं। क्या ये मुश्किल बात है? यानी कि अगर उसकी मार्केट अवेलेबल है तो मॉडल अप्लाई करते हैं जैसे 16 में करते थे। तो ज्यादा मुश्किल बात तो नहीं है। आवाज नहीं आ रही आमना? सर ये जब आप एक्टिव मार्केट पे पहुंचे थे ना रीवैल्यूएशन मॉडल पे, तब आवाज बंद हो गई थी। एक्टिव मार्केट आइटम्स वहां पे फ्रीली बेचे जाते हैं, उसी तरह के बायर और सेलर्स नॉर्मली आके परचेज करते हैं, प्राइस अवेलेबल। यानी कि मैं एक ऐसी मार्केट की बात कर रहा हूँ जहाँ पे लोग आते हैं परचेज करने के लिए, कुछ लोग आते हैं सेल करने के लिए, और उसकी मार्केट वहाँ उसकी प्राइस उस मार्केट में अवेलेबल है। ये बाइक, कार, बिल्डिंग, लैंड, i16 के आइटम्स की तो मार्केट से अवेलेबल होते हैं। प्रॉब्लम होता है सॉफ्टवेयर की मार्केट अवेलेबल नहीं होती। अगर मार्केट अवेलेबल नहीं होगी तो आप 16 अप्लाई करेंगे, अगर मार्केट अवेलेबल है, उसकी फेयर वैल्यू निकल सकती है, तो आप रिवैल्यूएशन मॉडल अप्लाई करेंगे, उसी तरीके से सरप्लस आएगा, उसी तरीके से आप उसको रिटेन अर्निंग में लेकर जा रहे होंगे। ठीक है जी। क्लियर सर, यस सर। अब आते हैं अमोर्टाइजेशन के ऊपर। जैसे एसेट्स की हम डेप्रिसिएशन करते हैं, यहाँ पे उसको अमोर्टाइज करते हैं, काम वही करना है। इसमें एक दो चीजें हैं याद रखने वाली, ये जैसे डेप्रिसिएशन की एंट्री होती है वैसे अमोर्टाइजेशन की एंट्री, वहां पे यूजफुल लाइफ होती है, उस पर आप उसको डेप्रिशिएट करते हैं। यहाँ पे जो लाइफ है उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। वो कहता है कि अमोर्टाइजेशन का जो पीरियड है वो शॉर्टर ऑफ होना चाहिए एसेट एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ, यानी कि यूजफुल लाइफ, और दूसरी लीगल लाइफ। अब एक यूजफुल एक मेरे पास सॉफ्टवेयर है, उसकी यूजफुल लाइफ है 10 साल। लीगल लाइफ क्या है? मैंने उसका लाइसेंस लिया हुआ है जो चलेगा 12 साल। तो ये यूजफुल लाइफ है, ये लीगल लाइफ है। यानी कि वो जो मैंने कहा था ना, लीगल राइट्स, वो आपको बताते हैं इतने साल के लिए आप ये काम कर सकते हैं।
तो वो लीगल लाइफ होती है। अब 12 साल मुझे लीगल लाइफ मिल गई, अब मैं इसको रिन्यू भी कर सकता हूँ। और 12 साल के ऊपर मेरे लगे 12 लाख के मैंने लाइसेंस लिए। अगर मैं लेट से आगे 5 साल रिन्यू कर सकता हूँ, या जितने भी साल हो, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, अगर रिन्यू करने की कॉस्ट हो बहुत ज्यादा तो फिर इसको इग्नोर करेंगे। अगर कॉस्ट हो इतनी कि आप उसको इग्नोर कर सकते हैं, फिर लेट से कि 3 साल थी, ये भी ऐड हो जाएगी। यानी कि आपने एक चीज लीगली परचेज की, उसके ऊपर एक कॉस्ट लगी, ठीक है, उसने रिन्यू होना है, उसने रिन्यू होना है। अगर रिन्यू होने की कॉस्ट इतनी हो कि वो मामूली सी हो, तो फिर आप उस लाइफ को पुरानी लीगल लाइफ में ऐड करके लीगल लाइफ कंसिडर करेंगे। अगर वो लेट से कि ये 12 साल के लिए 12 लाख है और 3 साल के लिए मैंने लेना है, तो वो मांग रहे हैं 10 लाख, तो ये नॉमिनल नहीं है, इग्नोर कर दें। 12 साल के साथ साथ इन दोनों में से जो शॉर्टर होगी वो हमारा एमोर्टाइजेशन का पीरियड होगा। यहाँ पे किसी का कोई सवाल? सर जो इकोनॉमिक लाइफ होती है वो यूजफुल लाइफ होती है, मतलब हम एसिड के जो मतलब इतनी देर हम इसको, एक तो लीगल लाइफ होती है ना कि जितनी देर हम यूज कर सकते हैं मतलब एसिड को। बच्चे, इकोनॉमिक लाइफ और यूजफुल लाइफ अलग अलग चीजें होती हैं। अच्छा। इकोनॉमिक लाइफ होती है, कंपनी ने एक एसेट बना के दिया, वो कहते हैं 10 साल चलेगा। यस सर। हमारे जैसे कंट्रीज में वो एसेट आता है, हम कहते हैं कि नहीं यार हमारा तजर्बा ही 8 साल चलेगा। यस सर। कंपनी वाली जो लाइफ होती है वो 10 साल, जो हम तजर्बे की बेस पे एस्टिमेट करते हैं वो यूजफुल लाइफ। अब इसमें ठीक से है। अगर दोनों गिवन हो तो यूजफुल लाइफ यूज इस्तेमाल करते हैं, ये यानी कि 16 के पॉइंट ऑफ व्यू से भी दोनों गिवन हो तो यस। यूजफुल लाइफ। अगर सिर्फ दी इकोनॉमिक लाइफ हो और यूजफुल लाइफ नहीं, तो फिर हमें मजबूरन यही लाइफ यूज करनी है। यस सर, थैंक यू। चलो, हमें ये पता है कि अगर उस एसेट का यूज खत्म हो जाए, वो उसको हमने यूज करना खत्म कर दें, उससे काम लेना खत्म कर दें, तो उसको हम अमोर्टाइजेशन क्या कहते हैं, अमोर्टाइज करना बंद कर देते हैं। यहाँ पे जैसे एक ये बात अहम थी, एक यहाँ पे रेजिडुअल वैल्यू। अब रेजिडुअल वैल्यू नॉर्मली ना इंटेंजिबल एसेट के केस में 0 होती है। प्रॉब्लम क्या है? एक्टिव मार्केट नहीं है। एक्टिव मार्केट से ही पता लगेगा ना 10 साल के बाद ये कितने का बिक सकता है। तो अगर तो उसकी एक्टिव मार्केट अवेलेबल है तो आपको रेजिडुअल वैल्यू मिल जाएगी, अदरवाइज इसकी रेजिडुअल वैल्यू अवेलेबल नहीं होगी। जहाँ पे ये दो बातें बहुत अहम है। अब आते हैं तीसरी बात पे जो उसकी अहम है, फिनिट लाइफ, इनफिनिट लाइफ। फिनिट लाइफ आपको पता है जो हम नॉर्मली देखते हैं। इनडेफिनेट लाइफ, कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि हुकूमत ने आपको लाइसेंस दे दिया कि यार पूरी जिंदगी के लिए इस्तेमाल कर लो, उसकी इनडेफिनेट लाइफ है। यानी कि अमोर्टाइज करने के लिए आपने पहला पॉइंट ये देखना है कि लाइफ फिनिट है इनडेफिनेट है। इनडेफिनेट है फिर तो अमोर्टाइजेशन होगी नहीं, इनफिनिट है तो होगी। फिर आप वो यूजफुल लाइफ और लीगल लाइफ के शॉर्टर पे जाएंगे, और प्लस आप रेजिडुअल वैल्यू का कॉन्सेप्ट भी देखेंगे, तब आप उसको अमोर्टाइज कर सकते हैं। ये हमारा अमोर्टाइजेशन का क्राइटेरिया। इम्पेयरमेंट जैसे अप्लाई होता है एग्जैक्टली वैसे अप्लाई होगा जी। एक चीज, लाइफ 2 चीज, ये 3 चीज। यानी कि आपने इनिशियली जब एसेट एक्वायर कर लिया उसके बाद आपने इस तरीके से इसको अमोर्टाइज करना है। क्या ये बातें क्लियर है? समझ तो नहीं आ गई? सर आ गई है समझ। चलो, डी रिकग्निशन के एग्जैक्टली वही क्राइटेरिया, पुराना एसेट निकाल दें, ठीक है, आपको कैश मिला, कैश मिला, डेबिट, एसेट पुराना, क्रेडिट, और आपको पता है बैलेंस P&L में। और ये जो एसेट क्रेडिट हम कर रहे हैं, वी नो दैट कैरिंग अमाउंट नेट बुक वैल्यू, तभी हम ये बेसिकली डिस्पोजल का टी अकाउंट ही है, जैसे हम 16 में करते हैं, एग्जैक्टली वही चीज यहाँ पे है। ठीक है जी, ठीक है। यस सर। डिस्क्लोजर, जैसे 16 में डिस्क्लोजर बनाते हैं, एग्जैक्टली वही डिस्क्लोजर नोट हम यहाँ पे बना रहे होंगे। कंपनी का नेम, नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर, एसेट का टी अकाउंट, डेप्रिसिएशन का टी अकाउंट। अब वहाँ पे डेप्रिसिएशन है, यहाँ पे अमोर्टाइजेशन है, दोनों का ओपनिंग का डिफरेंस, क्लोजिंग का डिफरेंस, ब्रॉड डाउन, एडिशन, डिस्पोजल, रिवैल्यूएशन, ये सारा एग्जैक्टली वही है। आपने अदर डिस्क्लोजर में क्या करना है, मॉडल कौन सा, अमोर्टाइजेशन का मेथड क्या है, यूजफुल लाइफ क्या है, अमोर्टाइजेशन के रेट्स क्या है, एंड वी आर डन विद IS 38। समझ तो नहीं आया होगा?
अगर मैं इसको क्रक्स में लिखूं, इनिशियल मेजरमेंट करने के बाद आपके पास इंटेंजिबल एसेट आएगा, नंबर 1। सब्सीक्वेंट कॉस्ट मॉडल, रिवैल्यूएशन मॉडल। कॉस्ट मॉडल IAS 16 वाला है, रिवैल्यूएशन मॉडल एक्टिव मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर एक्टिव मार्केट नहीं है तो 16 पे ले आए, एक्टिव मार्केट है तो रिवैल्यूएशन पे ले आए। यहाँ पे फिर सरप्लस आएगा, वही रिटेन अर्निंग वो सारा होगा। फिर डिस्पोजल सेम है IAS 16 की तरह, और उसके बाद हमारा डिस्क्लोजर नोट भी सेम है IAS 16 की तरह। यानी कि इसमें जो चीज़ों को जहन में रखना है, इंटेंजिबल एसेट्स कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन सी चीज़ें नहीं हैं, जो हमने वो इनिशियली मेजर किया 5 एरिया, वो जहन में रखें। और ये क्रक्स है क्या, ये 38 इतना है। ले जी, हमने लेट शुरू करके कितने बजे शुरू किया था जी? 10:30 तक किया था। और 50 मिनट में ख़त्म कर लिया, और आप लोगों के 4 मिनट में ऊपर ले गया हूँ 11:15 के मार्जिन से। ठीक है जी, हमारा साथ यहीं तक है। हमने 3 टॉपिक क्लास में करने थे, 3 की रिकॉर्डिंग देनी थी, रिकॉर्डिंग भी मिल गई आपको, और तीसरा टॉपिक भी आज हो गया। कोई कंफ्यूजन? आज वाला समझ आ गया? यस जी सर, ये जो हम अदर डिस्क्लोजर्स होते हैं ये जरूरी होते हैं देने? जी बच्चे, मुझे कैसे पता लगेगा अगर मैं एग्जामिनर हूँ कि कौन सा मॉडल है, क्या रेट है, क्या लाइफ है? हैं? ठीक। यस सर। हवा में तो नहीं बनाने। सरमत भाई, आज वाला समझ आ गया? सरमत, जवेरिया, माइक यूज माइक, जल्दी करें फिर इसको क्लोज करें। सरमत, जवेरिया। जी सर क्लियर है। ओके सरमत, इजाज। क्लियर है सर, क्लियर। ओके इजाज भाई। जी सर क्लियर है। ओके सरमत ने नहीं बताया अभी। सारिया, नौशिरवान, जी सर क्लियर। सारिया, शुएब, वजाहत। सर क्लियर है। ओके वजीहा। सर क्लियर है। चलो जी, ठीक है जी, वी आर डन। ठीक हो गया जी इंशाल्लाह। फिर बाकी कहीं ना कहीं किसी ना किसी सेशन में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम। अरे यार, इधर गया।